Okay, good morning all student. Let's come with us. Now we start our first chapter in history. How, where, how, when and where. Okay, कैसे, कब और कहाँ, है ना। तो हम लोगों को ये चैप्टर स्टार्ट करना है और हम लोग इसको जो हमारा हमने स्टार्ट किया है और रिमेनिंग चैप्टर इसको कवर करना है। तो आप लोग सभी पेज नंबर 5 पर आ जाएं। आपकी बुक्स में पेज नंबर 5 और 6 पर आपको ये सभी मिल जाएंगे। तो इसमें से आप लोग पेज नंबर 5 पर देखिए, हाउ डू वी पैराडाइज कि समय का किस प्रकार से निर्धारण करते हैं। तो देखते हैं हम लोग। इन 1817 जेम्स मिल, अ स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर, पब्लिश्ड अ मैसिव 3 वॉल्यूम वर्क। यानी कि स्कॉटिश के स्कॉटलैंड के एक अर्थशास्त्री थे जेम्स मिल। इन्होंने 1857 में और अपनी बुक्स को उन्होंने पब्लिश किया और बुक्स का नाम था अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जो एक राजनीतिक विचारक भी थे। इन दिस ही डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पार्ट्स, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। और उन्होंने भारत के जो इस समय का समय काल था उसको हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में बांटा। दिस पीरियडाइजेशन कम टू बी अ वाइडली एक्सेप्टेड। हिस्टोरियंस हैव ब्रॉडली डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू एंशिएंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न पीरियड्स। तो ये जो शासनकाल था जो जेम्स मिल के द्वारा उन्होंने बांटा गया था, इसको वृहद स्तर पर या बड़े स्तर पर इतिहासकारों के द्वारा मान्यता दी गई। और भारत में ये जो समय था उनको 3 भागों में बांटा गया, एंशिएंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न पीरियड, यानी कि प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक कालीन। द डिवीजन ऑफ हिस्ट्री into 3 periods, that is ancient, medieval and modern, is done to show that a lot of features in society, economic, culture and politics। यानी कि इतिहास को जो 3 भागों में बांटा गया, ये जो भाग थे वो उस समय के समाज और उसकी सोसाइटी, उस समय की जो आर्थिक इकोनॉमिक कंडीशन, संस्कृति, राजनीतिक, उन सभी को डिफाइन करते थे और इन्हीं के आधार पर फिर उनको पीरियड्स को बांटा गया। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द फर्स्ट 2 पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री इन इंडिया, है ना। हम लोग नेक्स्ट जो पेज है, पेज नंबर 6 पर देखेंगे पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री इन इंडिया। लेट्स नाउ टर्न टूवर्ड्स द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया विच कवर्स द पीरियड फ्रॉम 1707 to 1947। हम लोग पहले ही प्राचीन भारत और मध्यकालीन को पिछले कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, तो हम लोग इस समय मॉडर्न इंडिया को पढ़ेंगे। तो ये जो समय था यह 1707 से लेकर 1947 तक था। बिफोर कमिंग टू दैट पीरियड, लेट्स हैव अ ओवरव्यू इन रेट्रोस्पेक्ट। आइए अब हम इसका ओवरव्यू देखते हैं। इन 1453 द तुर्क्स टुक कंट्रोल ऑफ द ओवरलैंड ट्रेड रूट्स कनेक्टिंग यूरोप टू ईस्ट। यानी कि 1453 के आसपास जो तुर्किश थे, जो तुर्की के लोग थे, वहाँ उन्होंने जो भूमि का मुख्य मार्ग था, व्यापारी का मार्ग था, जो यूरोप से ईस्ट तक जाता था, यूरोप से पूर्व तक जाता था, उस पर उन्होंने उनका कंट्रोल कर रखा था, उस पर पूरे तरीके से उन्होंने कंट्रोल कर रखा था। अब आइए हम लोग और आगे देखते हैं, पेज नंबर 6 पर ही देखना है आपको। इन 1948 वास्को डी गामा ऑफ पुर्तगाल हैड लैंडेड एट कालीकट along the west coast of India and later on other European sailors reached India। यानी कि 1900 ये यहाँ पर थोड़ा सा वो मिस प्रिंट हो गया है, यहाँ पर 1948 की जगह 1498 है। ओके, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ये 94 थोड़ा एक्सचेंज हो गया है, तो हमको थोड़ा सा ध्यान देखना है। तो इसमें देखिए, तो 1498 में वास्को डी गामा जो पुर्तगाली था वो भारत के केरल के कालीकट नामक बंदरगाह पर उतरा, और जो भारत का एक पश्चिमी बंदरगाह था। और धीरे धीरे जो दूसरे यूरोपियंस थे वो भी यहाँ पर आने लगे अपना व्यापार करने के लिए। प्राइमरली दे ऑल कम टू इंडिया, come for trade. Later on they capture land, made their forts and fought between themselves. Finally the English defeated their rivals, that is the Portuguese, the Dutch and the France। यानी कि सबसे पहले ये जो लोग थे ये व्यापार के उद्देश्य से यहाँ पर आए, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने यहाँ पर भूमि पर कब्जा करना शुरू कर दिया, अपने किले बनाए और आपस में उनका झगड़ा भी हुआ। और फिर इंग्लिश जो थे, अंग्रेज
अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे इन सबको हराया, जिसमें वो पुर्तगाल के लोग भी थे, डच भी थे और फ्रांसीसी भी थे। इन सभी को हराकर धीरे धीरे अंग्रेज़ों का प्रभुत्व पूरे भारत पर जमता गया। तो हमने देखा कि किस प्रकार से वास्को डी गामा सबसे पहले एक पुर्तगाली आता है और बाकी के जो यूरोपियंस कंट्री है वहाँ से भी व्यापारी के रूप में वो लोग आते हैं और धीरे धीरे भारत पर व्यापार करने के उद्देश्य से यहाँ पर कब्जा करने लगते हैं। आइए हम लोग आगे देखते हैं चेंजेस अंडर द ब्रिटिश इन इंडिया। ओके, तो कौन कौन से चेंजेस हुए थे? टिल द क्लोजिंग ऑफ द 19th सेंचुरी ब्रिटिश वर चेंजिंग देयर पोजीशन फ्रॉम ट्रेडर्स टू मास्टर ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। यानी कि 19वीं शताब्दी के आते आते अंग्रेज जो ब्रिटिशर्स थे उनकी वो पहले व्यापारी के रूप में आए और बाद में जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसके मास्टर्स बन चुके थे। एक्विजिशन and expansion of territorial possession in India increased the involvement of the East India companies in tax collection, particularly revenue from land। यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका व्यापार से लेकर धीरे धीरे जब उनका आसपास की जगह उनके कैप्चर होती गई तो वो टैक्स को कलेक्ट करने लगी और भूमि से कर लेने लगी, उससे राजस्व वसूलने लगी। द डिफरेंट ब्रिटिश पॉलिसीज लाइक क्रिएशन एंड कॉलोनियल had a profound effect on the Indian society। अभी अंग्रेज जैसे जैसे भारत में आए तो उन्होंने उनकी पॉलिसी यहाँ पर भी स्थापित की। धीरे धीरे उन्होंने यहाँ पर कॉलोनी के रूप में बसना शुरू किया और अपने स्टेट को उन्होंने एक स्टेबलाइजेशन दे दिया। और ये जो था ये जो क्रिएशन था उनके द्वारा ये किए गए कार्य थे, इसने भारतीय सोसाइटी पर या भारतीय समाज पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाला। तो आइए अब हम लोग देखते हैं सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री ऑफ द मॉडर्न पीरियड। ओके, तो सोर्सेस में क्या है? द सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट दिस पीरियड कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, प्राइमरी सोर्सेस एंड सेकेंडरी सोर्सेस। यानी कि जो इस समय का काल था उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के कुछ दो ही मुख्य स्रोत हैं, जिनको हम लोग प्राइमरी या प्राथमिक स्रोत या द्वितीयक स्रोत कहते हैं। तो प्राइमरी सोर्सेस उनमें क्या आएगा? Primary sources including literacy sources like government reports, literacy and artistic evidence of proofs। यानी कि जो प्राथमिक जो उनके स्रोत थे वो क्या थे? गवर्नमेंट की पॉलिसी, उनकी गवर्नमेंट की रिपोर्ट है ना, और जो कुछ आर्टिस्ट थे उनके द्वारा दिए गए कुछ एविडेंस थे, प्रूफ, उन सबको यहाँ पर ले गए, जैसे कि फाइल्स, बुक, पेंटिंग्स और ये सभी सोर्स थे। तो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स सच अस मोनूमेंट्स एंड एंटी क्राफ्ट्स। यानी कि कुछ जो मोनूमेंट्स थे, इमारत थी, उनसे भी हमको इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो सेकेंडरी सोर्सेज इंक्लूड आर्टिकल्स, रिपोर्ट्स, बुक्स एंड रिव्यूज़। तो जो सेकेंडरी सोर्स थे वो भी क्या थे? कुछ आर्टिकल्स थे, विभिन्न रिपोर्ट्स थे और कुछ बुक्स थी। दिस लिटरेरी एंड डॉक्यूमेंटेड सोर्स ऑफ मॉडर्न पीरियड डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम द अर्लियर पीरियड्स विच डिपेंडेंट ऑन सोर्सेज लाइक आर्कियोलॉजिकल excavation, fossil remains, cave paintings, pottery, coinage and biographies of the rulers, travelers। तो ये जो लिटरेरी सोर्सेस थे, ये जो साहित्यिक स्रोत थे, इन्होंने प्राचीन समय में, मध्यकालीन में, इन सब में इन्होंने अच्छे तरीके से अंतर को बताया। और ये जो सोर्सेस थे ये जो आर्कियोलॉजिकल या कुछ पुरातत्व खुदाई थी उनसे प्राप्त हुए थे। तो ये जो लिटरेरी सोर्सेस है, आइए हम लोग इनके बारे में और भी देखते हैं। जैसे कि कुछ फॉसिल रिमेन्स हैं, है ना, जैसे कि जैविक या जीवाश्म, कुछ केव पेंटिंग्स हैं, है ना, गुफा में जो पेंटिंग होती थी वो, पोट्री यानी कि घड़ा का निर्माण, सिक्कों का निर्माण, बायोग्राफीज और कुछ जो रूलर्स की थी वो उनकी आत्मकथाएँ, ट्रेवलर्स की आत्मकथाएँ, इन सभी से हमको इनके बारे में पता चलता है और ये सेकंड स्रोत के रूप में थे। और हम लोग आगे देखते हैं रिटर्न सोर्सेस। आइए हम लोग और आगे देखते हैं। रिटर्न सोर्सेस आर अवेलेबल नॉट ओनली इन हिंदी एंड इंग्लिश बट आल्सो इन रीजनल लैंग्वेजेस। यानी कि जो कुछ लिखित स्रोत थे और न केवल हिंदी और अंग्रेजी में प्राप्त हुए बल्कि जो उसकी क्षेत्रीय भाषा थी उनमें भी प्राप्त हुए। दिस सोर्सेस एल्यूमिनेट एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल, सोशल, इकोनॉमिक, cultural and religious aspect of Indian history from the early days of British settlement in India
till they left in 1947। यानी कि ये जो सोर्सेस थे उनमें उनमें कि केवल राजाओं की कृतियाँ या कोई कलात्मक ही नहीं थी, वो शासन से, राजनीतिक से और संवैधानिक विकास, जो वहाँ की सोसाइटी थी उनसे, कुछ आर्थिकी, वहाँ की संस्कृति, धार्मिक, इन सब से संबंधित थे जो 1947 के पहले थी। आइए हम लोग और आगे देखते हैं। द आर्किवल रिकॉर्ड्स of government of British and India are available in the National Archives of India at New Delhi. Many travelers, traders, missionaries and civil servants who come to India in 18th century and 19th century kept and left account of their experience of the country। यानी कि जो भी और आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स थे, है ना, वो सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में सुरक्षित है नई दिल्ली में, जहाँ पर ये जो यात्री हैं, जो व्यापारी थे, कुछ मिशनरीज थे और जो सिविल सर्वेंट्स थे, उन सब के द्वारा लिखी गई कृतियाँ जो 18वीं से 19वीं सदी के बीच में थी, उन सब को जो भारतीय पुरातत्व संस्थान है उसमें उसको रखा गया है। तो वहाँ से भी इनके बारे में वो पूरी जानकारी मिल जाती है कि आधुनिक इतिहास के बारे में पूरा वर्णन वहाँ से आसानी से मिल जाता है। आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।